नमस्कार, मैं रवीश कुमार, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा चुका है। शाम करीब 8 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में लाया गया। उनके साथ दुर्घटना में जिन भी सेना के अधिकारियों और जवानों का निधन हुआ है, उनके पार्थिव शरीर को भी लाया गया है। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ हर कोई अंतिम सलामी दे रहा है। बेहद मुश्किल समय है सेना के लिए, देश के लिए। इस वक्त तक वैज्ञानिक तरीके से पार्थिव शरीर की पहचान की जा रही है। केवल 3 की पहचान स्थापित हो सकी है, जनरल बिपिन रावत की, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर LS लिड्डर साहब की। एक मुश्किल स्थिति तो है, लेकिन देश, परिवार और यूनिट के साथ खड़ा है। पालम एयरपोर्ट पर परिवार के सदस्य भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, अपने पिता और पति और पुत्र को अंतिम सलामी दे रहे हैं। एक सैनिक और उसका परिवार दुख के वक्त में भी इस प्रक्रिया से गुजरता है। उनकी गरिमा, उनका दुख, सब कुछ एक नागरिक, आम नागरिक की कल्पना से बाहर है। इस वक्त वे अपने पिता या पति को खोकर उस परंपरा की महानता के सामने अपने दुखों को कैसे सहेज रहे होंगे, ये हम और आप नहीं समझ सकते। लेकिन ये देखना भी देश के आम नागरिकों के लिए उसी दुख से गुजरना है जिससे इस समय सैनिकों का परिवार गुजर रहा है। उनका निजी सदमा न जाने कितने घरों को उदास कर रहा है। परिवार के ये सदस्य भी सिपाही का जीवन जीते हैं। उनके घरों में, उनके सपनों में, उनके ख्यालों में एक युद्ध का मैदान हमेशा होता है, जहां वे हर वक्त अपनों को लड़ते देखते हैं और उनके सुरक्षित लौट आने की दुआ करते रहते हैं। ये भारतीय सेना ही है कि जहां जवान और उसके सबसे सर्वोच्च अधिकारी, प्रथम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर भी रखा हुआ है। जवान से लेकर जनरल तक को सलामी दी जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री भी यहां पहुंचे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भी यहां पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री भी पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुख रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी हैं। जनरल बिपिन रावत और उन सभी जवानों को अंतिम सलामी देने के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार, वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल विवेक राम चौधरी यहां अंतिम सलामी देने की प्रक्रिया निभा रहे हैं। राष्ट्रपति भी निभाएंगे, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अंतिम सलामी की प्रक्रिया यहां पूरी की जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ 3 के पार्थिव शरीर की पहचान हो पाई है, बाकी की प्रक्रियाएं अभी पूरी की जा रही है। और इसके बाद जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित कामराज मार्ग पर उनके सरकारी निवास पर ले जाया जाएगा, जहां 10 सितंबर के दिन अन्य राजनीतिक नेता, अधिकारी, हस्तियां और नागरिक भी अंतिम सलामी दे सकेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। शुक्रवार की दोपहर जो बताया गया है, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के कैंट इलाके में स्थित बरार स्क्वायर में किया जाएगा। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं, बहुत मुश्किल है इन तस्वीरों को बयान करना। उन परिवारों की नज़र से देखिए, उन बच्चों की नज़र से देखिए, उन पत्नियों की नज़र से देखिए और उन पिताओं और माँओं की नज़र से देखिए, तो बहुत मुश्किल है। और हम समझते हैं कि ये एक ऐसी दुर्घटना है जिसने भारतीय सेना के सर्वोच्च पद को खाली किया है और एक रणनीतिक खालीपन भी इस दुर्घटना के चलते आई है। और ये बात भी हो रही है कि एक अनुभवी जनरल के इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो शून्यता उभरी है, उस शून्य को कौन भरेगा, किस तरह से भरेगा? वो एक दुख है, वो एक ऐसी चीज है जो कभी खाली नहीं रह सकती, जिसे कभी किसी भी वक्त नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सब चुनौतियों के बीच इस प्रक्रिया से गुजरना, अपने जनरल को विदा करना, अपने सिपाहियों को विदा करना आसान नहीं है। और जो भी यहां पर परिवार के बच्चे हैं, आप उनकी उम्र देख रहे हैं। ब्रिगेडियर LS लिड्डर, इनकी भी पहचान हो चुकी है, हम इनके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे।
रक्षा मंत्री ने आज संसद में जो बताया उसके हिसाब से बुधवार की सुबह 11:48 पर उनका हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से उड़ा था। ये काफी महत्वपूर्ण एयरबेस है दक्षिण में भारतीय वायुसेना का, और इस हेलीकॉप्टर को लैंड होना था 12:15 बजे वेलिंगटन में, जहां पर डिफेंस स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत को भाषण देना था, जहां वे विद्यार्थी भी रह चुके थे। लेकिन वहां लैंड करने से ठीक 7 मिनट पहले 12:08 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और क्रैश कर गया। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का मेजर जनरल रैंक के पद पर प्रमोशन भी हुआ था और जल्दी ही वे इस पद पर तैनात किए जाने वाले थे। हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले ब्रिगेडियर लिड्डर के पिता भी सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हैं और इसी पद से रिटायर हुए हैं। 1 साल से ब्रिगेडियर लिड्डर जनरल रावत की टीम का हिस्सा थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टीम के कितने महत्वपूर्ण अंगों पर ये आघात पहुंचा है। वो टीम भी लगता है, जो डिटेल हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक तरह से खाली हो गई है। सेना से जुड़े विषयों पर ब्रिगेडियर लिड्डर लिखा करते थे, उन्हें उनकी रणनीतिक समझ आम पब्लिक के बीच में भी पहुंचती थी। जम्मू कश्मीर जेके राइफल्स के 2nd बटालियन का उन्होंने नेतृत्व किया था। उनके दोस्त प्यार से टोनी बुलाते थे। उनकी बेटी की उम्र 16 साल की है और इस उम्र में भी उन्होंने किताब लिखी है। और पालम एयरपोर्ट पर ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना भी हैं और पत्नी गीतिका लिड्डर भी हैं। तो इस लिहाज से भी देखिए कि इन सब के लिए कुछ पल में सब कुछ कितना बदल गया है और एक सामान्य सी एक कार्यवाही जो सब घर लौट सकते थे इस दुर्घटना के कारण अब कभी नहीं लौट पाएंगे। और इस दुख को समझिए कि देश में सेना का परिवार कितना बड़ा होता है। एक सैनिक का परिवार और उस परिवार के साथ उसका खानदान और उस खानदान के साथ उसका गांव देश की सीमा की जिंदगी जीते हैं, सैनिक की जिंदगी जीते हैं। इसलिए भी आप देखते हैं कि जब कोई सैनिक कहीं से निकलता है तो उसे आम लोग बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, क्योंकि उसे अपना वो हिस्सा मानते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह 11 गोरखा राइफल्स के थे, उसी रेजिमेंट के जिस रेजिमेंट के जनरल रावत थे। और आप जान चुके होंगे अब तक कि जनरल रावत भी जिस रेजिमेंट के थे उसी रेजिमेंट में उनके पिता थे और उसी रेजिमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया था। और मेजर जो रिटायर्ड हो चुकी हैं, मेजर रिटायर्ड एग्नेस पी मैनेजर्स भी यहां आई हैं, बेटी प्रीत कौर भी हैं। विंग कमांडर पीएस चौहान 2002 के जून में वायुसेना में शामिल हुए बतौर हेलीकॉप्टर पायलट, आगरा के रहने वाले। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप 2015 में शामिल हुए, राजस्थान के घरदाना खुर्द के रहने वाले। JWO RP दास फ्लाइट इंजीनियर हैं, ओडिशा के अंगुल के रहने वाले। JWO प्रदीप त्रिशूर केरल के रहने वाले फ्लाइट गनर थे। तो आप देखिए कि कितने अनुभवी लोग हैं और जनरल की जो रक्षा में भी जो लोग हैं उन सब का एक विशेष अनुभव है। निशानेबाजी में या बिना हथियार के लड़ने में ये सामान्य सैनिक कमांडो नहीं है। हवलदार सतपाल राय का पार्थिव शरीर भी यहां है। 2002 में सेना में भर्ती हुए सियाचिन, नौशेरा, नागालैंड और मणिपुर में वे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हवलदार सतपाल राय के पुत्र भी सेना में हैं। तो इस तरह से इन सब का अनुभव हम सब के बीच, और इन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने प्रैक्टिस में कितना कुछ गंवाया, कितना कुछ हासिल किया, वो सब इनकी जिंदगी के साथ चला गया है। एक सैनिक बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे दिन, बहुत सारी रातें, बहुत सारे पसीने की बूंदें लेकर अपने साथ विदा होता है। वो सब कुछ अचानक अपने पीछे एक शून्य छोड़ जाता है। और ये वो तस्वीरें हैं हम इस वक्त नहीं समझ पाते हैं, लेकिन न जाने कितने घरों में उन स्मृतियों को फिर से जिंदा कर रही होंगी, जिनके अपने शहीद होकर लौटे होंगे, जिनके अपने सेना के अलग अलग मोर्चे पर, अलग अलग ड्यूटी पर तैनात रहते हुए तैनाती के दौरान उनकी मौत हुई होगी, शहीद हुए होंगे। ये तस्वीरें उन सब के परिवारों को सिहरा रही होंगी, उन सब के रिश्तेदारों को फिर से उन यादों में ले जा रही होंगी।
आसान नहीं है। ये सेना का अपना एक राजकीय सम्मान देने का तरीका है, लेकिन इसके बाद भी इससे जो स्मृतियां उभर रही हैं वो आम नागरिकों के साथ साथ उन तमाम सैनिक परिवारों को विशेष रूप से छू रही हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जो बहुत पहले, इससे पहले भी अलग अलग मोर्चों पर शहीद हो चुके हैं। लांस नायक विवेक कुमार भारत चीन सीमा पर तैनाती दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने सेवा दी। नायक गुरसेवक भी नजदीक की लड़ाई में, जो करीब का जो कॉम्बैट होता है, जिसमें धक्का मुक्की होती है, मुक्केबाजी होती है, उसके बड़े ये माहिर होते थे, माने जाते थे। और लांस नायक जितेंद्र कुमार, इनका निशाना बहुत अचूक माना जाता था। ये संचार के बड़े माहिर माने जाते थे। कम्युनिकेशन में एक सैनिक को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। लांस नायक बीएसआई तेजा मार्शल आर्ट्स में दक्ष थे। तो जो जनरल के साथ जो टीम है वो हर तरह की परिस्थितियों में लड़ने वाली, मुकाबला करने वाली। कई आम लोग सोचते होंगे कि कोई एहतियात नहीं बरता गया होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जनरल बिपिन रावत सामान्य सैन्य अधिकारी नहीं है, पूरी एक टीम है जो उनके साथ ब्रिगेडियर से लेकर आप जवानों का जो आप परिचय सुन रहे हैं उससे पता चल रहा है कि उनके आसपास कितनी चाक चौबंद व्यवस्था थी। तेजा मार्शल आर्ट्स में दक्ष थे, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में कौशल थे। लांस नायक तेजा ने उड़ान भरने के कुछ घंटे पहले अपनी पत्नी श्यामला से वीडियो कॉल पर बात की थी। तेजा आंध्र प्रदेश के चित्तूर के रहने वाले थे और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। तो जनरल रावत भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हिंदी में इस पद का नाम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष है और उनके कक्ष के बाहर सबसे पहले हिंदी में ही यह पदनाम लिखा हुआ है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। इस वजह से अगर आप देखें उनकी जो प्रोफाइल है वो हम सैनिक के आम जनजीवन को बहुत कम समझते हैं, सेना के अधिकारियों के आम जनजीवन को कम समझते हैं। वो बेहद सक्षम, दक्ष और हर मामले में विशेष कौशल रखने वाले लोगों के साथ उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसलिए भी ये बहुत बड़ा सदमा है इस देश के लिए और उन इलाकों का दुख कहीं ज्यादा गहरा है, देश से भी ज्यादा, जिन इलाकों से हमारे ये सैनिक, हमारे ये जवान, हमारे ये अफसर आते हैं। और आप देख रहे हैं कि पालम टेक्निकल एरिया में जो एयरपोर्ट है, जो वीआईपी एरिया है, यहां पर उन्हें किस तरह से राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी जा रही है। हम समझ रहे हैं कि ये इस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद, इसके बाद जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, उनकी 2 बेटियां हैं। मधुलिका रावत बहुत लंबे समय से कैंसर के मामले में काम करती रही हैं। तो उनका अनुभव देखिए, वो किस तरह से लोगों को जुटाती होंगी, कैंसर के मरीज को मदद पहुंचाती होंगी। सब कुछ एक व्यक्ति के साथ वो पूरा नेटवर्क जो उन्होंने अपने इस पोजीशन से स्थापित किया होगा ताकि आम कैंसर के मरीजों को वो कुछ मदद पहुंचा सकें, वो सारा नेटवर्क टूट गया है। उनके बहुत सारे मरीजों से संबंध रहे होंगे, जो कैंसर के लिए काम करता है, उनके कई मरीजों के साथ संबंध होते हैं। हम और आप तमाम मीडिया कवरेज के बावजूद भी उन संबंधों के तार जिस तरह से टूटे होंगे, जहां टूटे होंगे, उसकी आहट, उसके सदमे को शायद नहीं समझ सकते हैं। वक्त इतना कम है कि हम उन सभी पहलुओं तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे सहयोगी परिमल 3 कामराज मार्ग पर मौजूद हैं। परिमल, आप बता सकते हैं आगे वहां पर हमारे दर्शकों को कि वहां की जो पारिवारिक प्रक्रियाएं हैं वो किस तरह से होंगी। जनरल रावत उनकी पुरानी गतिविधियों को मैं देख रहा था, काफी पारिवारिक और इलाके से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो जरूर उनके गांव, उनके इलाके, उनके जिले से भी लोग आए होंगे वहां पर, और उन सब से जो आप बातें आप जो देख रहे हैं अगर हमसे साझा कर सकें तो इस वक्त हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। देखिए, यहाँ पर कल से ये सिलसिला शुरू था कि लोग जो जानकार थे, रिश्तेदार थे, परिचित थे या फिर सेना के अधिकारी थे या फिर नेता थे, वो यहाँ पर पहुँचे। वो सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी रहा और अभी भी
इसी तरह की चहल पहल थी। हालांकि परिवार में यहाँ पर कोई नहीं है, दोनों बेटियाँ वहाँ पर हैं पालम एयरपोर्ट पर, लेकिन आज भी अभी भी कुछ वक्त गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। मुलाकात निश्चित तौर पे होती होगी। कुछ पल मैंने बताया भी, अभी भी कुछ वक्त पहले बात हो रही थी नगमा से, तो उनको भी मैंने बताया कि कल भी कुछ लोग ऐसे दिखे थे जो आंखों में आंसू लिए हुए थे। और ये उस वक्त की बात है जब इस बात का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था कि बिपिन रावत आप नहीं रहे। उसके बाद भी क्योंकि अंदेशा हो गया होगा, जिस तरीके की तस्वीरें आई थी बहुत डराने वाली थी और उसको देखकर नहीं लग रहा था कि शायद ही कोई बच पाया हो, लेकिन औपचारिक ऐलान का इंतज़ार ज़रूर हो रहा था। और ऐसी ही स्थिति आज भी एक दो मौक़ों पर मिली जब यहाँ पर एक दो लड़कियाँ दिखी जिनकी आंखों में आंसू थे। तो जो परिवार से जुड़ाव लगाव रहा होगा जिन किसी का भी, वो अपनी जो पुरानी यादें हैं या तो उसको लेकर या फिर परिवार की स्थिति उसको लेकर एक व्यथा मन में ज़रूर रहती है, एक चिंता मन में ज़रूर रहती है कि जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। और ये कोशिश सिर्फ उन लोगों ने नहीं की जो परिवार के रिश्तेदार हैं, बल्कि वो तमाम लोग भी आए जो इस परिवार से जुड़े हुए न होने के बावजूद आर्मी के थे या फिर नेता थे उत्तराखंड के, या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर बाकी लोग हों, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुँचे थे। तो ये तमाम लोग भी परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे कि दुख तो कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त बांटा ज़रूर जा सकता है, और उसको लेकर कोशिश हो रही थी। और यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए जो भारत माता की जय के जयकारे भी लगा रहे थे, उनके हाथ में फ़ोटो भी थे। वो आम आदमी के तौर पे ही दिख रहे थे, पता नहीं चल पाया कि वो कौन लोग थे, लेकिन लोग अपनी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की कोशिश जो है वो मीडिया के सामने भी कुछ लोगों ने किया। कुछ लोग परिवार के भीतर गए, क्योंकि परिवार से न बात करने की हिम्मत कोई जुटा पा रहा है, न कोशिश करनी चाहिए इस वक्त में कि परिवार को किसी तरीके की परेशानी हो। और इसी तरीके की कोशिश यहाँ पर दिल्ली पुलिस हो, आर्मी के पर्सनल हो या फिर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हों, उन्होंने कल से की, जब मीडिया के घर के बाहर पूरा जमावड़ा लगा हुआ था और उसको हटाने की कोशिश की, क्योंकि गाड़ियाँ लगातार पहुँच रही थी। तो घर की दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ हम लोगों को एक जगह दी गई है जहाँ पे हम लोग खड़े होके हमारे जैसे जो पत्रकार हैं वो यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ की चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मुश्किल घड़ी से परिवार गुजर रहा है, उनके लिए इससे उबरना बहुत मुश्किल होगा, आने वाले वक्त में भी बहुत मुश्किल होगा इस संकट के दौर से उबरना, जिसने अपने माँ बाप को खोया है। और बाकी लोग भी, जनरल बिपिन रावत के अलावा भी जो परिवार, जो सैनिक ने अपनी जान गंवाई है, जो क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवाई है, उन सब परिवार के लिए, तमाम परिवारों के लिए बहुत मुश्किल भरा क्षण जरूर है। लेकिन हर कोई जो भी इस बात को समझता है, जिसकी पहुंच है उस परिवार के पास, वो परिवार के साथ खड़ा रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। परिमल, हम सब ये समझते हैं ज़रूर कि अपनी अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ रहते हैं और अखबारों के ज़रिए, समाचार पत्रों के ज़रिए, सैनिक अधिकारियों के बयानों, उनके लेखों के ज़रिए उनको जानते हैं। लेकिन अगर आप इनकी ज़िंदगी को देखें तो ये अपनी ज़िंदगी में जहाँ तैनात होते हैं, वहाँ के स्कूलों से, वहाँ के शहर में इनकी काफ़ी गतिविधियाँ होती हैं। स्कूलों में बुलाए जाते हैं, तरह तरह के कार्यक्रमों में बुलाए जाते हैं। अगर इसी को जोड़ा जाए कि जनरल रावत अपने 3 साल जब वो रक्षा अध्यक्ष थे, भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, और अब पिछले 1-2 साल से 2019 31 दिसंबर से वो प्रथम रक्षा अध्यक्ष बने हैं, भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, तब से उस दौरान उस हैसियत से भी वो कितनी जगहों पर गए होंगे, स्कूलों में, कॉलेजों में, समारोहों में। इन सब गतिविधियों से एक सैनिक अफसर को जनता बहुत नज़दीक से देखती है और बहुत ही जैविक संबंध स्थापित करती है। वो व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं जानती, उसे एक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में जानती है और अपना राब्ता कायम करती है। और यही वजह है कि जो लोग उन्हें नज़दीक से नहीं जानते हैं, उन लोगों को भी लगता है कि वो नज़दीक से ही जानते हैं और उन्हें काफ़ी जानते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि उनके भीतर ये आ रही हो भावना कि चला जाए, परिवार के साथ खड़ा रहा जाए। तमिलनाडु से भी इसी तरह की खबरें आई कि जब एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर दिल्ली की तरफ रवाना किया जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारे लोग तिरंगा झंडा लेकर आ गए, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे और हौसला बढ़ाने लगे। वो एक अपनी तरफ से वो श्रद्धांजलि देते हैं, अपना हक और अपना हिस्सा हक अदा करते हैं और अपना हिस्सा भी अदा करते हैं कि वो भी इसी का हिस्सा हैं, इसी से सैनिक निकलते हैं।
और आप देखिए कि जब आज किसान आंदोलन ने अपने आंदोलन की समाप्ति की औपचारिक घोषणा की तो एक बात विशेष रूप से रेखांकित किया कि 10 तारीख को जब जनरल रावत का अंतिम संस्कार होगा, आंदोलन की वापसी का कोई जश्न नहीं बनेगा, कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि किसान जानते हैं कि उन्हीं के खेतों से अनाज भी निकलता है और उन्हीं के खेतों से, उन्हीं के घरों से एक सैनिक भी निकलता है। तो वो इस बात को समझता है। इसीलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई होगी। ये बिल्कुल जायज बात है। एक इतने बड़े जनरल का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन हम सबको विश्वास रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इसकी जांच के तमाम पहलुओं पर किसी की नजर नहीं होगी। रक्षा मंत्री ने कहा भी है कि समयबद्ध तरीके से इसकी जांच कराई जाएगी। ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। 7 मिनट पहले इस हेलीकॉप्टर का संपर्क जहां उतरना था उससे टूटता है और यह क्रैश कर जाता है। एक तस्वीर उसी वक्त वायरल होती है जो क्रैश से ठीक पहले की है। हालांकि वायुसेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हम समझ भी सकते हैं कि इस वक्त वायुसेना के पास इस काम के लिए तो वक्त नहीं होगा, लेकिन तस्वीर और दुर्घटना की जगह काफी मेल खाती है। स्थानीय जॉय राइड ट्रेन की जो छोटी पटरियां हैं वो भी दिख रही हैं। हमारे सहयोगी निहाल केदवई ने चश्मदीदों से बात की है ताकि समझा जा सके कि क्या हुआ होगा। गुरुवार को सीडीएस जनरल रावत समेत 13 लोगों के शव लिए एम्बुलेंस वेलिंगटन से सुलूर के लिए निकली तो माहौल भाव भीना हो गया। लोगों ने फूल बरसाए और जब वहां से ये एम्बुलेंस निकली तो लोग नारे लगा रहे थे। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह हादसे से ठीक पहले हेलीकॉप्टर की तस्वीर है। यहां पर हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना नई बात नहीं है, लेकिन शायद डगमगाते हेलीकॉप्टर और इससे आती अजीब सी आवाज ने लोगों का ध्यान खींचा। कहते हैं कि पेड़ से टकराते ही हेलीकॉप्टर जमीन में गिरा और आग के गोलों में तब्दील हो गया। शिव कुमार का दावा है घटना के फौरन बाद उसने कुछ लोगों को वहां गिरे हुए देखा। इनमें से एक ने उससे पानी मांगा, लेकिन वहां पानी नहीं था। 2-3 घंटे बाद जब पुलिस ने फोटो दिखाई तब उसे पता चला कि जिसने पानी मांगा था वो देश के पहले सीडीएस थे। எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரை நாங்கள் பார்க்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்த்ததுமே வந்து அவர் வழியில் பெயினில் வந்து அப்படியே ஃபீல் இருக்கோம். நான் சொன்னேன் சார் கூலாக இருங்க சார், ரிலாக்ஸாக இருங்க, நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா தான் அவர் திரும்பி பார்த்து நான் சொன்னதை அப்சர்வ் பண்ணி திரும்பி பார்த்துட்டு வாட்டர் ப்ளீஸ் அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவர் இருந்த இடம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருந்தாலும் நம்ம எமர்ஜென்சியாக மேலே வந்து தண்ணி கொண்டு போக முடியல. உடனடியாக எங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கத்தியும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த பெட்ஷீட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அவரை தூக்கி நாங்கள் அந்த சீட்டில் பெட்ஷீட்டில் உட்கார வச்சு மேலே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். सर वो सडनली एक बॉडी के देखा, वो पर्सन जिंदा था। वो पूछ रहा था मेरे को पानी चाहिए पीने के लिए। मैं बहुत तैयार हो गया। सडनली इनका उठा के एक बेडशीट में डाल के साथ साथ लेके आया ऊपर। बाद में அப்புறம் அந்த பாடி யாரு அப்புறம் வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் கழிஞ்சு தான் நாங்கள் கீழே அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் வந்து என்னோட ஷோல்டரில் தட்டி வந்து அந்த விவின் சாரோட ஃபோட்டோவை காட்டினாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடையாளம் பட்டு 2வது நீங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணவர் தான் நம்மளோட சீஃப் கமாண்டர் அப்படின்னாரு. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா और ये बोल रहा, शिव कुमार बोल रहा था वो बॉडी का दिखाया। सेकंड बॉडी के लेने के समय वो 3 घंटे के बाद में पता चला, एक मिलिट्री ऑफिसर ने बोला इनका ये फोटो दिखा के यही है रावत साहब। नीलगिरी की ये वादियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब इस हादसे के लिए भी जानी जाएंगी, जिसमें देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के साथ साथ 13 लोगों की मौत हो गई। कुन्नूर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब सबकी नजर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पर भी है।
उनकी सलामती के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। उनके साथ जो पढ़े हैं वो सब इस वक्त आहत हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह यूपी के देवरिया ज़िले के रहने वाले, उनके गांव का नाम खोरमा कन्हौली। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में ले जाया गया है और उन्हें पिछले साल भी वो बाल बचे थे जब वे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आई। इसके बाद भी इतने जांबाज थे कि उन्होंने उसे लैंड करा दिया था और इस बहादुरी के लिए उन्हें इस साल 15 अगस्त को शौर्य चक्र भी मिला था। इतने काबिल अफसरों से भरी हुई टीम उस हेलीकॉप्टर में सवार थी। सब दुआ कर रहे हैं कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सलामत रहें, बाहर आएं और बड़े बड़े डॉक्टर लगाए गए हैं और उनके इलाज में किसी तरह की कमी नहीं की जा रही है। तो इस तरह से 10 दिसंबर जो अगला दिन होगा शुक्रवार का, उनके घर पे के कामराज मार्ग स्थित जो जनरल बिपिन रावत का सरकारी निवास है, वहां पर नागरिक, अधिकारी, अन्य राजनीतिक नेता, अन्य हस्तियां भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। उसके बाद दोपहर के समय उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस वक्त पालम टेक्निकल एरिया में प्रधानमंत्री, भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुख, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सब सलामी दे गए। पर इन सब के बीच परिवार के सदस्य, बच्चे, पत्नियां और पिता, माँ, वो न जाने कौन से हौसले के साथ यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ बिखरे हुए नजर नहीं आ रहे, संभले हुए अपनों को विदाई दे रहे हैं। ये आसान नहीं है उसका सामना करना, और ये उतना ही मुश्किल है इसे लाइव टेलीविजन पर देखना। हम समझ सकते हैं कि आप सबके भीतर भी किस तरह की भावनाएं उमड़ रही होंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने जो सांसद राज्यसभा के प्रदर्शन कर रहे थे अपने निलंबन के खिलाफ, उन्होंने भी जनरल रावत के सम्मान में आज अपना धरना स्थगित कर दिया। लेकिन राजनीति स्थगित नहीं हो सकी। राजीव रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। अब सभा दिवंगत पुण्यात्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा और क्या गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे निलंबित सांसद, सबकी आंखें नम और गमगीन दिखी। सबने सीडीएस जनरल रावत और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। लोकसभा और राज्यसभा की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में हादसे का ब्यौरा रखा, बताया कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की। हम सबने सामूहिक। वहीं विपक्ष ने जनरल रावत की याद में बोलने की मांग की, लेकिन राज्यसभा में इसकी इजाजत नहीं मिली। विरोध में टीएमसी ने वॉकआउट किया। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप बताएं। 0 आवाज। थैंक यू डेप्यूटी चेयरमैन सर। आज विरोध का दिन नहीं था। आज एक साथ अपने पार्टी की, इट्स नॉट अ पार्टीजन थिंग, एक साथ खड़े होने का वक्त था। पर हमें 1 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया, ना एलओपी को बोलने का मौका दिया। तो आज ये क्या कारण था कि आप विरोधी दल की आवाज को आज भी दबा रहे हैं? पूरा देश शौक मना रहा है, उस पर भी आपने ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। ये गलत है, क्योंकि ये सरकार तानाशाह है, ये ऐसे ही चलाना चाहती है विदाउट ऑपोजिशन। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। विपक्ष की ओर से हर चीज पर सवाल खड़े करना और नकारात्मक दिशा में बोलना, ये विपक्ष का स्वभाव बन गया। ये नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताऊं। और इससे अवसर पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था। सवाल नहीं, वो शोक सभा करना चाह रहा। पूरा देश जो है शोकाकुल है, पूरा देश गहरे सदमे में है।
तो इस समय तो किसी भी प्रकार का सवाल उठाना उचित नहीं था। उधर पिछले बुधवार से गांधी प्रतिमा के सामने बैठे निलंबित सांसदों ने एक दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया। आज जो धरना सस्पेंड करने का है, कंसिडरिंग कल एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी देश के लिए हुई है, हमारे फर्स्ट CDS की उसमें जान गई है। We pay tribute to him and his service to the nation and all of them who lost their lives yesterday. Rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. जनरल रावत के शोक में संसद डूबी दिखी, लेकिन शोक की ये घड़ी सबको जोड़ने का काम कर सकती थी। अगर सरकार ने विपक्ष को कुछ कहने का मौका दिया होता तो ये टकराव कुछ कम हो सकता था, जो बीते कई दिनों से जारी है। यानी गतिरोध तोड़ने का एक सुनहरा अवसर सरकार ने खो दिया। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।